Hello everyone, we are back with our NCERT economy series. In today's class, we will be seeing class 10 NCERTs, okay? And बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है. So, यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर 1 जो है NCERT इकोनॉमी की. NCERT इकोनॉमी में हमने ऑलरेडी कवर किया है अपनी स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर्स, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4. ओके ये जो चैप्टर रहने वाला है ये आपका रहने वाला है स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 1. सो स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर 1 क्या कहता है? व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर? व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स? सो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. क्या डेवलपमेंट सिर्फ आपके पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है या डेवलपमेंट इज मोर देन दैट? अगर हम एक कंट्री की जीडीपी की बात करें, ओके अगर हम एक कंट्री की जीडीपी की बात करें तो क्या वो जीडीपी ही एक होल एंड सोल पैरामीटर होना चाहिए आपके कंट्री की डेवलपमेंट जानने के लिए? आपको क्या लगता है ओवरऑल डेवलपमेंट एक इंसान की क्या सिर्फ पैसों से आती है कि हमें अच्छी हेल्थ केयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, बेटर स्कूलिंग चाहिए? ये सारी चीजें भी मैटर करती है. सो ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 डेवलपमेंट, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ओके बहुत सारे पैरामीटर्स और लास्ट में हम देखेंगे इससे रिलेटेड मेंस के कुछ क्वेश्चंस. ओके पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे हम, आपको उससे प्रैक्टिस करना है. एक बार जब आपकी आदत बन जाएगी ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, आपका ये जो पूरा फंडामेंटल जो आप एनसीईआरटीज में कवर करते हो वो एनसीईआरटी को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो. ओके ओनली रीडिंग, अगर आप सिर्फ रीड करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है. आपको रीडिंग के साथ राइटिंग भी करनी है. मेंस आंसर राइटिंग अगर आप करते हो विद इन 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, तो ये जो पूरा आपने चैप्टर पढ़ा है आज हमारे साथ, उसकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके अंदर कितना ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आई है आपकी उसके अंदर. ओके सो इसीलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए स्टूडेंट्स, मेंस आंसर राइटिंग करना. एंड डे 1 से अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो कोई बात नहीं, पहले आपके आंसर्स बहुत अच्छे नहीं होने वाले, बट धीरे धीरे आपके आंसर्स बहुत ही ज्यादा परफेक्ट स्केल में चले जाएंगे. ओके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. डेवलपमेंट क्या है? भारत में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ये भी हम देखेंगे. So, development is the process of improving people's quality of life by enhancing income, education, health, and opportunities. Okay. Development is the process of improving people's quality of life. जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की वो बढ़नी चाहिए. कौन से सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं इसमें? हमें एजुकेशन, ऑब्वियसली आप कितने एजुकेटेड हैं वो मैटर करता है. आपकी हेल्थ कैसी है, आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, वो भी मैटर करता है. ओके स्टूडेंट्स, ऑलराइट. It is not just about economy growth but also social progress and environmental sustainability. सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपकी कंट्री में हो रही है, जैसे अभी हमने बात किया, क्या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ, अगर जीडीपी ग्रोथ सिर्फ हो रही है आपके कंट्री में और जो इकोनॉमी जो है वो अच्छे से चल रही है, बट आपका जो एनवायरमेंट है वो सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर रहा, आपका जो एनवायरमेंट है वो सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर रहा, तो क्या उस केस में आप एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन कहलाओगे? नहीं. आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जिसके आपका जो एनवायरमेंट है वो भी इंक्रोच ना हो और आप डेवलपमेंट के रास्ते पे भी चले जाएं. फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल, केरला फोकसेस ऑन हाई लिटरेसी एंड हेल्थ केयर. सो केरला स्टेट जो है हमारा, ठीक है, केरला स्टेट अगर आप देखोगे इंडिया में तो ये जो हमारा स्टेट है ना, यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज्यादा लिटरेसी पे ध्यान दिया जाता है एंड 96% ऑफ द पीपल आर लिटरेट. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उतनी लिटरेसी नहीं है, बट केरला में देखी गई है कि वहां के करिकुलम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, राइट्स पढ़ाए जाते हैं, ड्यूटीज पढ़ाए जाते हैं. ओके
सो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो लिटरेट, कॉन्स्टिट्यूशन उनको पढ़ाया जाता है. So Kerala focuses on high literacy, healthcare, while Punjab emphasizes on agricultural growth. So different states उनके focus अलग अलग है. लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर, अगर हम हेल्थ, अगर हम एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं तो हम डेवलपमेंट के रास्ते पे जा रहे हैं. देखिए एजुकेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए भी हो जाता है, जो आपके आज के यूथ हैं, ठीक है, जो आज के बच्चे हैं, जो आज का यूथ है, वो जब बड़े होंगे कल को वो एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, कल को वो जॉब्स करेंगे, वो पैसे कमाएंगे और वही पैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा. सो हमने देखा कि जब वो पैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट होंगे तो हमारे बच्चों पे हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. इसीलिए बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई, उनका हेल्थ, ये सारा कुछ जो फैक्टर है ये हमें ध्यान में रखना होगा. Education plays a very important role, and the health of the children also plays very vital role here. Okay. So development must be people-centric, sustainable, and inclusive. So development हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कितनी इकोनॉमी हमारी चल रही है, कितने पैसे हैं हमारे इकोनॉमी में. ओके हमें ये देखना चाहिए वो कितना इंक्लूसिव है. डेवलपमेंट क्या सिर्फ अपर स्ट्रेटा का लोगों को हो रहा है? जैसे हमने इंडिया में देखा कि टॉप 10% जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं. या आप आईटी सेक्टर के लोगों को देखो कि उनके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, उनकी सैलरी बहुत हाई रहती है. बट क्या ये सिनेरियो सेम रहता है एग्रीकल्चर में भी? क्या ये सिनेरियो सेम रहता है 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? नहीं. जो टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है उनके पास ही बहुत सारे कंसंट्रेटेड वेल्थ हैं इंडिया में. सो डेवलपमेंट का मतलब है इंक्लूसिव ग्रोथ. आपको ग्रोथ सिर्फ अकेले नहीं करनी है, सिर्फ टॉप नॉच सिटीजन्स ऑफ इंडिया की नहीं करवानी है. डेवलपमेंट ओवरऑल सबकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए. ओके अंडरस्टूड? आपने डिफरेंस देख लिया. सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप देखोगे दैट इज नॉट करेक्ट. आपको सस्टेनेबली ग्रो करना है, आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और आपको एक इंक्लूसिव ग्रोथ लाना है. अब हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स की जो कि हमने एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 में देखा, डेवलपमेंट में देखा. सो एनसीईआरटीज देखिए स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत वाइटल है, क्योंकि हमने देखा यूपीएससी में अगर आप इकोनॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपका जो बेसिक है वो एनसीईआरटी से ही कवर होगा. इकोनॉमी के लिए तो और भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पिक्स अप फ्रॉम इकोनॉमी एनसीईआरटी. ओके सो डेफिनेशन अगर हम बात करें, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम ऑफ अ सोसाइटी इन इंडिया क्या रहती है? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन. पूरी कंट्री की जो इनकम है उसको हम लोग टोटल जो पॉपुलेशन है, अभी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 146 करोड़. 146 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया करेंटली. और अगर आप देखो टोटल पॉपुलेशन से उसे डिवाइड कर दो. ओके 146 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, सॉरी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय 146 करोड़, तब जाके आएगा आपका पर कैपिटा इनकम. सो फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने आपको बोला ही था कि इकोनॉमी को हम लोग स्टैटिक वे में नहीं पढ़ेंगे, हम उसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने वाले हैं हियर एट यूएक्सआईएस, ताकि आपके दिमाग में जो भी इंडिया में चल रहा है, जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो आप देख रहे हो, फाइनेंस के सिनेरियो देख रहे हो, वो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सको बेसिक्स के साथ. आप स्टैटिक पढ़ो, उसके बाद देखो कि इंडिया में कैसे ये लागू हो रहा है. ओके सो ये हम देखते हैं एग्जाम्पल. इंडियाज पर कैपिटा इनकम इन 2024-5 इज अप्रॉक्स rupees 1.72 lakh per year. Rupees 1.72 lakh per year. Again, it's very less as compared to other Western countries. However, a farmer earns only 50,000 in a year. But जो IT इंजीनियर है, जैसे हमने बात की, 10 लाख पर ईयर उनकी एवरेज है. ठीक है, बट दिस हाइड्स इन इक्वालिटी. सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो कि आईटी इंजीनियर्स की पर ईयर की सैलरी 10 लाख से ऊपर है,
बट अगर आप फार्मर्स की बात करो तो सिर्फ 50,000 है। तो एक एवरेज आता है जो कि ₹5.2 लाख का एवरेज आता है पर ईयर। अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो हमारा एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम जो आया है 24-25 में, दैट इज 1.72 लाख। ओके, सो इनइक्वालिटी कैसे हमारी यहां पर भी अफेक्ट कर रही है हमारे पर कैपिटा इनकम को। जो अपर स्ट्राटा है 10% जो लोग हैं उनकी इनकम काफी हाई है, बट जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है उनकी इनकम हाई नहीं है। इसके कारण ये एवरेज हमें देखने को मिलता है। लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशंस तो होगी ना, कि आप सिर्फ सैलरी काउंट कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि जो आपकी जनता है वो कितनी एजुकेटेड है, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, क्या उन्हें मेडिकेशन प्रोवाइड होती है जब उन्हें जरूरत होती है, या क्या उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, क्या उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रही है फॉर ग्रोथ। इसीलिए पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ पैरामीटर जो होल एंड सोल आपकी कंट्री की डेवलपमेंट बता सके। और करेंटली हम डेवलपमेंट इसी के थ्रू नापते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी कंट्री की, और फिर देखते हैं कि अगर ये हाई है तो बढ़िया है सब कुछ। बट वैसा सिनेरियो नहीं है दोस्तों। सिनेरियो ये कहता है कि कैसे आपका पर कैपिटा इनकम इनइक्वालिटी को नहीं बताता, डिफरेंशिएट नहीं करता रिच एंड पुअर में। 10% जो लोग हैं वो हायर इनकम ग्रुप में हैं, ओके, इंडिया में उनकी सैलरी को ले लिया जाता है, और फिर जो बाकी के 90% हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, उनकी सैलरी को लिया जाता है। ओवरऑल हम देखते हैं कि ये पर कैपिटा इनकम आता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, ओके, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। सो डेवलपमेंट ऑन पर कैपिटा इनकम जो पूरे कंट्री को एक साथ देखता है वो इनइक्वालिटी के बारे में बात नहीं करता। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। इट इग्नोर्स इनइक्वालिटी, रिच एंड पुअर गैप। जो रिच एंड पुअर की गैप है जो ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है उसको ये इग्नोर कर रहा है। ओके, डज नॉट कंसीडर नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट। ऑल्सो सिर्फ पैसे होने से क्या ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, एंड द आंसर इज नो। हेल्थ कैसी है आपके पॉपुलेशन की, एजुकेटेड है या नहीं आपकी पॉपुलेशन, और किस तरह की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो रखते हैं। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कितने साल तक जिंदा रहने वाला है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी मैटर करती है स्टूडेंट्स। ओके, सो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो हमें समझ में आएगा टू कंट्रीज विद द सेम per capita income may have very different literacy rates and life expectancy, like India and Sri Lanka. Obviously, like India and Bangladesh भी अगर आप देख लो, ठीक है, या इंडिया को आप कंपेयर करो कुछ अफ्रीकन कंट्री से, वहां जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की वो काफी कम है, क्योंकि उनको हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, उनको एजुकेट नहीं करवाया जा रहा है। तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो ग्रोथ। अब हम आते हैं इन्फैंट मोर्टालिटी रेट पे। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, कैन यू गेस? अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, मोर्टालिटी वर्ड क्या होती है? सी, मैन इज मॉर्टल बोला जाता है ना, कि मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या है? मैन इज मॉर्टल का मतलब है कि मैन कभी ना कभी तो उसकी डेथ होगी। ओके, मैन हमेशा के लिए नहीं है। दिस गॉड इज इमॉर्टल, गॉड हमेशा रहेंगे, बट मैन इज मॉर्टल, उसका अंत कभी ना कभी आएगा। ह्यूमन बींग्स के अंत कभी ना कभी आएंगे, उनको डेथ फेस करना ही पड़े। सो मोर्टालिटी इन्फैंट मतलब बच्चे, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट मतलब कितने साल तक ये बच्चे, द नंबर ऑफ इन्फैंट्स डाइंग बिफोर एज 1 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। 1 साल के होने से पहले
मान लीजिए 5 बच्चों ने जन्म लिया एक पर्टिकुलर विलेज में, ओके, देयर इज अ पर्टिकुलर विलेज, वहां पे 5 बच्चों ने जन्म लिया। अब हम देखेंगे एक साल के होते होते तक कितने बच्चे जीवित हैं, ओके। सो ये जो कैलकुलेशन है ये ओवरऑल इंडिया हम करते हैं और हमें पता चलता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अंडर द एज ऑफ 1, जितने भी 1000 बर्थ हुए हैं इंडिया में, उसमें से कितने बच्चे बच रहे हैं, उनकी लाइफ बच रही है, दे आर सेव्ड, दे आर स्टिल अलाइव। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट इट्स 26 डेथ्स हम देखते हैं पर 1000 लाइफ्स। मान लीजिए 1000 बच्चों की बर्थ हुई है, उसमें से 26 to 27 बच्चों की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। इसका रीजन क्या है? बहुत बार इसमें मदर की हेल्थ का भी रीजन रहता है। मदर इज नॉट दैट नरिश्ड, मदर इज मैल नरिश्ड, मदर के पास पैसे नहीं हैं अपनी प्रेगनेंसी को केटर करने के लिए, तो गवर्नमेंट आती है यहाँ पे, फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं हो रही है विलेज एरिया में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। और बच्चे जब पैदा लेते हैं उनका ख्याल रखने के लिए भी लोग चाहिए, और जब पेरेंट्स काम पे जा रहे हैं, डेली वेज अर्नर है, तो वो बच्चों को घर में किसी और के हाथ में सौंप के चले जाते हैं। इस तरह से जो एक नरिशमेंट होती है, एक डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की, वो नहीं हो पाती। हेल्थ केयर भी एक बहुत बड़ा हर्डल है यहाँ पे। हेल्थ केयर में क्या होता है, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप देखोगे कि बच्चों को टाइमली इंजेक्शंस नहीं मिलते, वैक्सीन्स नहीं मिलते, उसके कारण भी उनकी डेथ हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स में, ये सारे डोमेन में गवर्नमेंट अभी स्टेप इन, अच्छे से गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड इन, एंड गवर्नमेंट ने ये बहुत सारे स्कीम स्टार्ट किए हैं जिसमें न्यूली बॉर्न बेबीज, देयर मदर्स, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको वैक्सीन दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके। अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है या कुछ उनकी जो इनकम कैटेगरी है वो सो एंड सो है, ये देखा जाता है, ओके। सो इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स आपके आते हैं हेल्थ एक्सेस, न्यूट्रिशन एंड मैटरनल केयर। मदर का केयर कितना है, मदर कितने अच्छे से केयर कर रही है, या मदर भी आपकी, इज शी एबल टू डू इट और नॉट। बहुत सारे कंडीशन में हमने देखा है कि मदर जब आफ्टर बर्थ शी हैज टू स्टार्ट वर्किंग, 5 या 6 15 दिन के बाद उन्हें काम पे वापस जाना होता है, तो बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती, वो फीड नहीं कर पाती अपने बच्चों के लिए। और ये हमने देखा है कि फ्रॉम एज 1 to age 5 मदर्स मिल्क इज लाइक मैजिक फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। अगर एज 1 से लेकर एज 5 तक मदर्स मिल्क सप्लाई होते हैं बच्चों के, तो उनकी ग्रोथ बहुत सही होती है, बहुत अच्छे डायरेक्शन में होती है। सो ये भी एक फैक्टर है जो कि हो नहीं पाता। अगर हम केरला की बात करें तो वहां पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज 6,000 बर्थ में सिर्फ 6 बच्चों की डेथ होती है। अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं होना चाहिए, बट नंबर्स आर लेस। बट अगर आप एमपी की बात करो तो ऑलमोस्ट 38 डेथ्स हो रही है, नेशनल एवरेज से ज्यादा हो रही है। और गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, दे आर जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान। जननी सुरक्षा योजना क्या कहती है, जो मदर्स हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनके कैसे न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगे, अगर वो एनेमिक हैं तो कैसे उनको केटर किया जाएगा, ये सारी चीजें जननी सुरक्षा योजना के अंदर। और पोषण अभियान हमने कल भी देखा था। देखिए इन बच्चों की कोई गलती नहीं कि इनके पास खाना नहीं है खाने को, और खाना है भी तो अगर आप देखोगे सिर्फ चावल ये खा रहे हैं, राइस ओनली। राइस से क्या मिलने वाला है? ओवरऑल जो न्यूट्रिशन एक बच्चे को चाहिए ग्रोथ के लिए वो नहीं मिल रहा। जब वो नहीं मिल रहा तो ये एक बहुत ही ज्यादा वरीसम सिचुएशन है स्टूडेंट्स। वरीसम सिचुएशन क्यों है? क्योंकि यही बच्चे कल को जाके हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंडिया को चलाने वाले हैं। यही एक अडल्ट जो है वर्किंग क्लास बनने वाले हैं। अगर इनका ख्याल हम नहीं रखते तो हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है ना वो खोखला हो रहा है, वो इवन नहीं हो रहा, वो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ नहीं है। so, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने जन्म लिया, बट इनका ख्याल रखना है इनके पेरेंट्स को, गवर्नमेंट को और सोसाइटी को।
नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कितने साल तक जीवित रहता है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो जो कितने सालों तक वो जीवित है. So average number of years a newborn is expected to live. The average number of years you, me, and other people are expected to live is your life expectancy at birth. Understood? So generally इंडिया में हमने देखा 70 years तक लोग अब जी रहे हैं. पहले तो उतना भी नहीं था बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि बहुत सारे डिजीज, महामारी, ये सब के कारण पुअर स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हेल्थ केयर फैसिलिटी ब्रिटिशर्स अच्छे से नहीं करवाते थे इंडियंस की, इसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी. बट अब हम देखेंगे इन 2024 जब इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज राइजिंग लाइक एनीथिंग, फार्मा सेक्टर ऑफ इंडिया इज राइजिंग लाइक एनीथिंग, एंड हमारी मेडिकल सर्विसेज टॉप नॉच हो चुकी हैं. We are one of the best in providing pharmaceutical sector, generic medicines to Western countries as well. So यहाँ पर हमने देखा कि कैसे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अब अपने हेल्थ सेक्टर पे काफी ध्यान दे रहा है, जिसके कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70. मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान 70 साल तक जीवित रहता है इंडिया में. जापान की बात करें तो 84 ईयर्स तक रहते हैं, क्योंकि वहां पर हेल्थ केयर, डाइट और ये सारी चीजों पे काफी ध्यान दिया जाता है. और एक्सरसाइज, वहां के लोग बहुत ज्यादा साइकिलिंग पे, पैदल चलने पे विश्वास करते हैं, वॉकिंग वाइल टॉकिंग. सो वो जब अपना दिनचर्या करते हैं तो वहां पर उन्होंने देखा है, वहां पे लोगों को देखा जाता है कि वो वॉक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रादर दैन टेकिंग व्हीकल्स, साइकिल्स. इसके कारण भी उनकी हेल्थ काफी अच्छी रहती है. क्लीन वाटर, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें, क्लीन वाटर, साफ पानी, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें आपको मिल रही है कि नहीं, ये अगेन मैटर करता है. आयुष्मान भारत फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख, तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत, जिसमें जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो जिनकी एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप में वो आते हैं, उनको गवर्नमेंट ये 5 लाख पर मंथ की, 5 लाख पर ईयर सॉरी, की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें आपकी जो भी ट्रीटमेंट है आप ले सकते हो. और इससे फायदा क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कि देखिए जब लोग डेली वेज अर्नर्स होते हैं, उनके पास कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता, तो जब गवर्नमेंट लेके आ रही है मेडिकल इंश्योरेंस, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है, बहुत ही बेनिफिशियल फैक्टर है यहाँ पे. ओके, इससे क्या होता है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर स्लिप नहीं होते. क्यों नहीं होते बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर स्लिप? मान लीजिए किसी की इनकम है 50,000, अगर वो और उनका कोई लंबा खर्चा लग गया हॉस्पिटल बिल में, ठीक है, चले गए आपके 60-70 हजार चले गए, उनके पास कितने पैसे बचेंगे? उनको तो उधार लेना पड़ेगा ना 10-20 हजार का. जब उधार लेना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी जो लाइफस्टाइल है वो घट जाएगी, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो भी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब डिक्रीज हो जाएगा. उनके हाथ में पैसे नहीं रहने वाले. जब उनके हाथ में पैसे नहीं रहेंगे तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर चले जाएंगे ऑन द लॉन्गर टाइम. इसीलिए गवर्नमेंट आई है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए जिनकी इनकम बहुत लो है, ताकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर स्लिप ना हो जाए बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ केयर इश्यूज. लिटरेसी रेट, हम सब जानते हैं भारत में लिटरेसी रेट की जो चर्चा है वो आए दिन होती रहती है. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 7+ हु कैन रीड एंड राइट, 7 साल से ऊपर वाले पॉपुलेशन में जो लोग रीड एंड राइट कर पाते हैं, जो बच्चे पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं, उनको बोला जाता है लिटरेट. ओके, इंडिया में 77% लिटरेसी है अकॉर्डिंग टू 2024. केरला में 96% लिटरेसी. सो अगर आप लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजों के बारे में बात करें तो आपके टॉप नॉच स्टेट जो है वो है केरला, एंड बिहार इज द लोएस्ट इन परफॉर्मेंस. ओके, बिहार और यूपी, राजस्थान को हम बीमारू स्टेट्स भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफी राइज कर रही है, बट डेवलपमेंट उस स्तर पे हो नहीं रहा है. चिल्ड्रन एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजों पे उतना ज्यादा फोकस नहीं है. बट सर्टन स्टेट्स में अगर आप देखो, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं.
अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट आए हैं सर्व शिक्षा अभियान अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि जो जेंडर इनइक्वालिटी है ना, सन मेटाफर जो हम बोलते हैं कि जो बच्चा लड़का पैदा होता है तो बहुत खुशहाली आ जाती है परिवार में, बट जब एक बेटी पैदा होती है उसे एक बर्डन लाइबिलिटी के तौर पे देखा जाता है। सो ये जो सिनेरियो है ये ना हो, तो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेके आई है कि अगर आपके घर में बच्चियां हैं तो आप उनको इस तरह से पढ़ा सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करती है, आपको बेनिफिट्स देती है ताकि आप अपने गर्ल चाइल्ड को पढ़ाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, एजुकेशन दो, कल को जाके वो जॉब कर सके और हमारे इकोनॉमी में भागीदारी हो सके। Higher literacy improves employment opportunities and social awareness. सोशल अवेयरनेस एजुकेशन कैसे इंप्रूव करता है? पहले हमने देखा जब हमारी जनता में जो हमारी फीमेल थी वो ज्यादा लिटरेट नहीं थी, तो तभी हम देखते थे एक फीमेल को 3 से 4 बच्चे 5 बच्चे हो रहे हैं। अब जब फीमेल दे आर अवेयर अबाउट देयर बॉडी, दे आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स कि हाँ भाई उन्हें अपना ग्रोथ भी देखना है, फैमिली भी चलानी है, तो आप देखोगे फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है ये? GER, number of students enrolled at different school level regardless of age as percentage of population the age group regardless of any age। मान लीजिए ये स्टैंडर्ड 2 में इसने लिया, इसने स्टैंडर्ड 5th में लिया, इसने स्टैंडर्ड 8 में लिया एडमिशन, इसमें स्टैंडर्ड 6 में लिया एडमिशन, इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंट एजुकेशन लेवल, किस लेवल पे उसने लिया, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी लेवल पे कितने लोग इनरोल्ड हैं एजुकेशन। सो GRE अगर आप देखो तो 98% है, बट हायर एजुकेशन में बहुत कम बच्चे जाते हैं, 29% ही जाते हैं। तो हमने देखा स्पेशली विलेज एरिया में हमने देखा कि जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती है ना तो ड्रॉप आउट्स नंबर बढ़ जाते हैं, स्पेशली लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, लड़कियों को बोलते हैं आपकी शादी करा दी जाएगी, ठीक है, आप वहां जाके पढ़ना, फिर तो पढ़ाई नहीं हो पाती। एक बार जब घर परिवार का की जिम्मेदारी लड़कियों पे डाल दी जाती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ये ड्रॉप आउट्स रेट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण मिड डे मील स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है। मिड डे मील स्कीम्स में हमने देखा कि जो बच्चे घर में जिन्हें खाना नहीं मिलता वो उसके चक्कर में तो आते हैं, वो जब वो आते हैं तो उनकी पढ़ाई भी हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और रूरल एरियाज में हमने देखा जनरली प्राइमरी सेक्टर में GER जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो अच्छा खासा है, बट जैसे 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 हायर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कॉलेज लेवल पे बच्चे आते हैं तो काफी ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। ओके, समग्र शिक्षा अभियान। ओके, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में हम बात करें तो ये हो रही है आपकी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है समग्र शिक्षा अभियान, जिसके अंदर गवर्नमेंट GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ पाए और वो एजुकेटेड हो पाए और अपना डेवलपमेंट देख सके। नेट अटेंडेंस रेशियो, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन एज ग्रुप अटेंडिंग स्कूल इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। मान लीजिए हम एज ग्रुप बात कर रहे हैं 5 से लेकर 10 साल तक, उस एज ग्रुप में फिर 10 साल से लेकर 15 साल तक, फिर 16 साल से लेकर 20 साल तक, ये जो एज ग्रुप्स हैं इसमें क्या अटेंडेंस रह रही है। सो ये है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। इन अर्बन एरियाज NAR इज हायर देन रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा जागरूक हैं कि उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई करनी, बट अगर आप रूरल एरियाज में देखोगे तो ये जो हमारे पुअर किड्स हैं उनको तो पता नहीं है कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उनके पेरेंट्स को बताना होगा, बट उनके पेरेंट्स भी ड्यू टू लेस इनकम वो नहीं सपोर्ट कर पाते हैं इनकी एजुकेशन, इन इनोसेंट चिल्ड्रन की एजुकेशन वो सपोर्ट नहीं कर पाते। गर्ल्स अटेंडेंस इंप्रूव विद स्कीम्स लाइक फ्री साइकिल्स, दैट इज बिहार मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। तो हमने देखा एक एज के बाद कम्यूटेशन लड़कियों के लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस आ जाता है, वो कैसे जाएंगी, अपने स्कूल कैसे जाएंगी। तो वहां पर बिहार सरकार ने क्या किया, वो ये मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लेके आए, जिसमें एक सर्टेन एज पे जाके लड़कियों को बाईसाइकिल दिया जाएगा। और जब वो उन्होंने देखा कि बाईसाइकिल मिली तो बच्चियां ज्यादा स्कूल जा रही हैं,
जो गर्ल चाइल्ड है वो ज़्यादा स्कूल जा रही हैं, ठीक है। सो इस तरह के इनिशिएटिव्स भी आपको काफ़ी लाने चाहिए, गवर्नमेंट लेके आई है। बिहार इज वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। आप ये एग्जाम्पल अपने मेन्स आंसर्स में लिख सकते हो। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI को अगर हम देखें, ये UNDP की रिपोर्ट होती है एंड मेजर्स डेवलपमेंट यूजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम, ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं और ये आप डिटेल्स में भी पढ़ो क्योंकि यूपीएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स में भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम 2023 की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 134 थी एंड हमारा जो स्कोर था वो 0.64 था। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में जाके देखनी है नेट से। Kerala scores higher than national average due to better health and education. Again, Kerala has proved its worth. Okay. Government initiatives and development, अगर हम देखें किस तरह के government initiatives हैं, PM आवास योजना फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट जब जनता की करानी है तो गवर्नमेंट को इस तरह के वेलफेयर स्कीम्स लाने होते हैं और आपको भी अपने आंसर्स में ये स्कीम्स के बारे में बोलना है, ठीक है। स्किल इंडिया, ट्रेनिंग यूथ फॉर जॉब्स, डिजिटल इंडिया, इंटरनेट एक्सेस फॉर ऑल, आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर सौभाग्य स्कीम बूस्टेड एजुकेशन एंड बिजनेस। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, जब बल्ब जलेगी आपके घर पे तो आप पढ़ाई कर पाओगे ना। जब लाइट ही नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ाई करोगे। तो ये रूरल डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिफिकेशन का जो एक एजेंडा है अंडर सौभाग्य स्कीम, गवर्नमेंट लेके आई थी। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। टोटल 17 SDGs हैं। ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं आपके SDGs? पहला बात करता है नो पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ठीक है। हंगर हटाओ, लोगों को भूखमारी से बचाओ, आप हंगर के इश्यूज नहीं होने चाहिए। हेल्थ केयर पे ध्यान दो, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो, जेंडर इक्वालिटी, लड़का लड़की एक समान, इसको आप करो। क्लीन सैनिटेशन, वाटर जो आपको मिल रहा है पीने के लिए वो क्लीन होना चाहिए। एनर्जी आपकी इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ग्रोथ पे ध्यान दीजिए आप। ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। यहाँ पर 14 में अगर आप देखोगे, लाइफ बिलो वाटर, मरीन इकोसिस्टम के बारे में भी बात हुई है। क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात हुई है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को हम रोकने वाले हैं, कैसे इंडिया नेट जीरो बनने वाला है 2070 में। हमने पढ़ा था ये अपने करंट अफेयर्स में, DNA। और अगर दोस्तों अगर आप DNA एनालिसिस देखो तो सुबह 9 बजे वी आर लाइव एट UXIAS एंड आई विल बी गिविंग यू ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द न्यूज़पेपर और उसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करते हैं, फैक्ट्स, फिगर्स और जो उसके बेसिक नॉलेज है उसके साथ हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो, वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको भी ध्यान में रखना है और आगे जाके जो हमारी जनरेशन आने वाली है उसका भी ध्यान रखना है। ये सारा कुछ फैक्टर। गुजरात सोलार पावर प्रोजेक्ट रिड्यूस कार्बन एमिशन, सोलार पावर पे इंडिया अभी काफी आगे जा चुका है और गुजरात में इनिशिएटिव हायर स्केल में लिया जा रहा है क्योंकि गुजरात में अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा धूप आती है और वहां पे इतनी ग्रीनरी नहीं है। अगर आप ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया देखो उतनी ज्यादा ग्रीनरी नहीं है। जब ग्रीनरी नहीं है तो वहां सोलार पैनल्स लगाने इजी पड़ जाते हैं। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन। जितना भी अभी मैंने आपको पढ़ाया उसको रिवाइज करने की बारी आ गई है। पहला क्वेश्चन मेन का अगर हम देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट सोशल प्रोग्रेस इज इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, डिस्कस विथ रेफरेंस टू इंडियाज एक्सपीरियंस। Per capita income alone cannot measure true development. Analyze its limitation and suggest alternative indicators. Evaluate the significance of infant mortality rate and life expectancy indicators for national health status. ये भी हमने देखा है। Literacy rate, net attendance ratio are critical for human capital formation. Discuss the challenges in improving these indicators in India. मजेदार क्वेश्चंस हैं, जो जो हमने पढ़ा है वो सब है यहाँ पे, सब है क्वेश्चन में। तो आप क्या करो, अभी ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आप जाओ बैठो, थोड़ी देर अगर हो सके तो फिर से ये वीडियो 1.5 की स्पीड में देख लो
और फिर बैठो ये आंसर्स लिखने के लिए। उसके बाद जब ये आप आंसर्स लिखते हो ना, तो आपको एक एज मिलेगा और आप ज्यादा अच्छे से आंसर्स लिख सकोगे। ओके, critically assess India's performance in Human Development Index, suggest measures to improve the global ranking. Examine the role of government initiative in promoting sustainable and inclusive development. That's all, students. This is Raini Simon, your economy and current affairs educator at UXIAS. Please visit our website, and you will also get a lot of good material and a lot of good content related to current affairs and also static portion for UPSC, for state PCS, and also for EPF for exam. Okay, then again we will meet another day. That's all. Stay tuned with us. Thank you.